हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस के बारे में। आज की जो क्लास है इसमें हम जो भी जीके के सेगमेंट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करने वाले का सबसे पहला क्वेश्चन जो कि रिलेटेड है बायोलॉजी से। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है, पोलियो का टीका निम्न में से किसने विकसित किया था, यानी किस वैज्ञानिक के द्वारा पोलियो का टीका विकसित किया गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है जोनास साल्क। तो जोनास साल्क के द्वारा ही पोलियो का टीका विकसित किया गया था, यानी वैक्सीन जो थी पोलियो की वो विकसित की गई थी। उसके अलावा जो अदर वैज्ञानिक लिखे हुए हैं उनके बारे में भी हमको जानना जरूरी है, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सबसे पहले नाम आता है रॉबर्ट हुक का। तो देखिए, कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने कब? 1665 में इन्होंने कोशिका की खोज की थी। ये वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक। उसके अलावा बात करें अगर हम एडवर्ड जेनर की, तो चेचक के टीके का आविष्कार किया था किसने? एडवर्ड जेनर ने। और इन्हें ही माना जाता है वैक्सीन का जनक, यानी सबसे पहले जो वैक्सीन बनाने का जो रिकॉर्ड है वो इन्हीं के नाम है, यानी सबसे पहले इन्होंने ही वैक्सीन बनाई थी, वैक्सीन की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। तो इसीलिए इन्हें वैक्सीन का जनक भी कहा जाता है। साथ ही साथ चेचक का टीका भी इन्होंने ही बनाया था। अगले वैज्ञानिक है रॉबर्ट कोच, और सूक्ष्म जैविकी के क्षेत्र में इन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है रॉबर्ट कोच ने। तो ये जो अदर इन्फॉर्मेशन थी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है, मार्स गैस का दूसरा नाम क्या है, यानी किसे मार्स गैस कहते हैं। तो इस क्वेश्चन के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, कई बार आप पढ़ भी चुके होंगे कि जो मीथेन होती है, यानी जो CH4 है, इसे ही हम क्या कहते हैं? मार्स गैस और दलदली गैस, इसी नाम से जानते हैं। कई सारे नाम से हम जानते हैं मीथेन को, जो कि पाई जाती है कहाँ? धान के खेत में भी पाई जाती है। जो मीथेन होती है ये ग्रीन हाउस गैसेस का भी एक पार्ट है। तो ये आपको याद रखना है, मार्स गैस का जो दूसरा नाम है वो है मीथेन। उसके अलावा जो कई सारी अदर गैसें हैं उनके बारे में अगर डिटेल में आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से पढ़ सकते हैं। डिटेल में हमने इस पर वीडियो बना रखा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है फिजिक्स से रिलेटेड, SI उपसर्गों के संदर्भ में, यानी जो SI यूनिट होती है अलग अलग मात्रकों की, वहाँ पर संदर्भ में 10 की घात 15, यानी इस प्रकार से इसे हम लिख सकते हैं 10 टू दी पावर -15 को क्या कहा जाता है। तो देखिए, अभी तक हम क्या पढ़ते रहे हैं, सामान्य जो हमारी अगर हम कहें कि सामान्यतः हम किनका यूज करते हैं तो वो होते हैं हमारी 10 टू दी पावर -6, 10 टू दी पावर -9 और 10 टू दी पावर -12। यहाँ तक ही हम बेसिकली पढ़ते रहे हैं, वो हम 12 स्टैंडर्ड में हो या अदर जो भी हमारा यूज होता है हम यहीं तक पढ़ते हैं। लेकिन अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है ये इससे भी आगे आपसे पूछ लिया गया है कि 10 टू दी पावर -15 को क्या कहते हैं। सबसे पहले आपको ये बेसिक ही पता होनी चाहिए। 10 टू दी पावर -6 को कहते हैं माइक्रो। उसके अलावा 10 टू दी पावर -9 को नैनो कहते हैं, और इसके आगे जो भी आप इकाई लगा देंगे वही इकाई यहाँ पर बनती चली जाएगी। और 10 टू दी पावर -12 को हम क्या कहते हैं? पिको। तो माइक्रो, नैनो, पिको। उसके बाद जो 10 टू दी पावर -15 की घात होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं फेम्टो। तो फेम्टो होता है 10 टू दी पावर -15। उसके अलावा फिर हम ऊपर से देखें तो जो आटो होता है 18, आटो 18 आपको याद रखना है, 10 टू दी पावर -18 ए से इसे डिनोट किया जाता है। फिर अगला है योक्टो, यानी ये कहा जाए आपसे योक्टोमीटर, तो आप समझ जाइएगा 10 टू दी पावर 24 और इसे वाई से डिनोट किया जाता है। फिर आता है जेप्टो, और जेप्टो होता है 10 टू दी पावर -21 और जेट से इसे डिनोट किया जाता है। और फिर आपका आता है फेम्टो, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो ये सारे मात्रक भी इससे रिलेटेड आपसे पूछे जाते हैं, SSC एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड, निम्न में कौन सी ऑफ पॉपीज, ये एक बुक का नाम है, सी ऑफ पॉपीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रसिद्ध लेखक अमिताभ घोष के द्वारा ये बुक लिखी गई है, सी ऑफ पॉपीज। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हिस्ट्री से रिलेटेड, किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को स्थापित और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया? तो 4 शासक आपको दिए हुए, बताना है कौन सा शासक ऐसा है जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और साथ ही साथ नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित भी किया। तो यहाँ पर बात की जाए अगर हम विक्रमशिला विश्वविद्यालय की या नालंदा विश्वविद्यालय की, दोनों ही कहाँ स्थित हैं? दोनों ही बिहार में स्थित हैं। और पाल वंश के शासक थे धर्मपाल, जिन्होंने 8वीं शताब्दी में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और साथ ही साथ इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को भी पुनर्जीवित किया।
क्योंकि ये दो बड़े शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे उस ज़माने में। नालंदा विश्वविद्यालय तो बहुत ही फेमस था क्योंकि विदेशों से लोग यहाँ पर पढ़ने आते थे। ह्वेनसांग भी यहीं से पढ़े हुए हैं, नालंदा विश्वविद्यालय से ही, और एक शिक्षा का अपार भंडार था नालंदा विश्वविद्यालय, और ये भी बिहार में स्थित है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इसे घोषित किया गया है और बख्तियार खिलजी के द्वारा इस पर यानी इसको जलवा दिया गया था, नष्ट करवा दिया गया था बख्तियार खिलजी के द्वारा। और इसके पीछे भी एक कहानी है, और अगर आप उसे डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की जो हमारी सीरीज है वहाँ पर आप इसे देख सकते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के पूरे इतिहास को वहाँ पर जान सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसको जलाने के पीछे बख्तियार खिलजी के द्वारा ही इसको नष्ट कराया गया था। तो धर्मपाल यहाँ पर सही आंसर है, जो कि पाल वंश के शासक हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है यशोविग्रह, महिचंद्र और चंद्रदेव किस राजवंश के पहले 3 शासक थे? तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा गहड़वाल। तो गहड़वाल वंश के ये शासक थे यशोविग्रह, महिचंद्र और चंद्रदेव। उसके अलावा जो मराठा साम्राज्य है, महाराष्ट्र के आसपास इसका वर्चस्व देखने को मिला। और वाडियार वंश जो था ये मैसूर, जहाँ बाद में हैदर अली का शासन हुआ, वहाँ पर पहले वाडियार वंश का शासन हुआ करता था। और चौहान वंश आप सभी जानते हैं, पृथ्वीराज चौहान रिलेटेड टू चौहान वंश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है? तो देखिए एक होता क्या है कि हम बेसिकली जो सबसे पहला होता है या सबसे कम होता है, सबसे ज़्यादा होता है, सबसे कम होता है, उसे ही हम केवल याद रखते हैं कि जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वो कहाँ की है, सबसे कम वो कहाँ की है। बट यहाँ पर देखिए आपसे क्वेश्चन घुमा कर पूछ लिया गया, आपसे पहला यहाँ पर नहीं पूछा गया, आपसे पूछा गया है दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे पहले हमको जानना जरूरी है पहला सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन है। तो आप सभी को पता है सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश आबादी में सबसे आगे है, यानी सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो उत्तर प्रदेश की है। और दूसरा नंबर फिर यहाँ पर आता है किसका, महाराष्ट्र का। तो दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र जनसंख्या के मामले में। उसके अलावा बात करें अगर हम घनत्व के हिसाब से, तो हाई डेंसिटी यानी पॉपुलेशन की जो हाई डेंसिटी है वो कहाँ पर है, तो ये आपको मिलेगी बिहार में। यानी बिहार में जो जनसंख्या घनत्व है सबसे ज़्यादा है, यानी सबसे कम जगह में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं वो बिहार में है। उसके अलावा अगर हम बात करें लो डेंसिटी, तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश, यानी यहाँ पर जो लोग हैं वो काफ़ी दूर दूर रहते हैं। तो यानी घनत्व तो काफ़ी कम है यहाँ पर जनसंख्या का। तो जनसंख्या घनत्व के मामले में भी आपको फर्स्ट लास्ट याद रखने, और दूसरा यहाँ पर महाराष्ट्र सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर किसका उपयोग किसी व्यक्ति की आंखों के अंदर दबाव को मापने के लिए किया जाता है? तो देखिए कितना डीपली क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि किस यंत्र का उपयोग किया जाता है व्यक्ति की आंखों के अंदर दबाव को मापने के लिए। तो ओडोमीटर बेसिकली स्पीड मापने का एक यंत्र है, और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका टोनोमीटर। तो टोनोमीटर का उपयोग किसी व्यक्ति की आंखों के अंदर दबाव को मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है चिंकारा मध्य प्रदेश राज्य में लोकप्रिय एक संगीत वाद्य यंत्र है। तो देखिए कई सारे हमारे वाद्य यंत्र होते हैं संगीत से रिलेटेड, कुछ प्लेट पर आधारित, कुछ औनत पर आधारित और कुछ तारीय पर आधारित। जैसे हमारा गिटार हुआ, गिटार हमारा कैसा वाद्य यंत्र है, तो ये हमारा तारीय वाद्य यंत्र है। उसके अलावा अगर हम बात करें जो चिंकारा वाद्य यंत्र है ये भी हमारा तारीय वाद्य यंत्र की श्रेणी में ही आता है। तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है केमिस्ट्री से रिलेटेड निम्न में से कौन सा जिंक कार्बोनेट और जलीय जिंक सिलिकेट के प्राकृतिक अधिमिश्रण खनिज का सामान्य नाम है? तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा कैलामाइन। और कैलामाइन ही बेसिकली जो हम अगर बात करें जिंक कार्बोनेट और जलीय जिंक सिलिकेट के अधिमिश्रण से बनने वाला एक खनिज है जिसका फार्मूला होता है Fe2O3, और ये जिंक ऑक्साइड से यहाँ पर रिलेटेड है कैलामाइन। तो ये हमारे आज के इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन थे।